ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 105F से हम कंटिन्यू करेंगे हम अपनी आज की क्लास में। और कल वाली क्लास भी मैं अपलोड नहीं कर पाया था। आई विल ट्राई टू अपलोड बोथ द क्लासेस टुडे। आप इससे प्रीवियस जो क्लासेस जिनकी छूट गई हैं, लाइक रिचा भी अटेंड नहीं कर पाई थी, तो जिनकी छूट गई तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं उन क्लासेस को। 105F क्या कहता है? मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज सीज्ड और फोरफिटेड अंडर दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंतर्गत किसी प्रॉपर्टी को अगर फोरफिट किया गया है, उसे सीज किया गया है, जब्ती में लिया गया है, तो उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाएगा या फिर कौन करेगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हमें क्या प्रोविजंस स्पेसिफाई कर रखे हैं। टोटल 3 पार्ट्स में इस सेक्शन को डिवाइड किया है। सबसे पहला सेक्शन कहता है द कोर्ट में अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अब किसे अपॉइंट किया जा रहा है ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है थोड़ा सा। कोर्ट में अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। तो हो क्योंकि ये बात कहाँ पे हो रही है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की बातें हो रही हैं सारी। अब मान लीजिए कि अगर हमने हमारे कंट्री की किसी कोर्ट ने ये ऑर्डर इशू किया था और श्रीलंका के किसी शहर में उस प्रॉपर्टी को अटैच किया है, तो अब उसका मैनेजमेंट कौन करेगा, उसका देख रेख किसके अंडर में रहेगा? तो उसी एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा उसको ये बात अपॉइंट कर दिया जाएगा उसके लिए। ठीक है, द कोर्ट में अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड और एनी अदर ऑफिसर दैट मे बी नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो या तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को खुद को अपॉइंट कर दिया जाएगा एज एन इंचार्ज, या फिर वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अगर किसी और को नॉमिनेट करता है कि भाई मेरे पास ऑलरेडी और काफ़ी वर्क ऑक्यूपाइड है, तो ये पर्सन ये मेरी देख रेख में, आप इस पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं। टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो उस प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो सकता है? या तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ दैट एरिया, और या फिर कोई अदर पर्सन जिसको उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने नामजद किया है, नॉमिनेट किया है। ठीक है। सेकेंडली क्या कहता है? द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल रिसीव एंड मैनेज द प्रॉपर्टी in relation to which the order has been made under subsection 1 of section 105E or under section 105H in such manner and such subject to such conditions as may be specified by the central government। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है जिसको अपॉइंट किया हमने अभी सब सेक्शन 1 में, ये सबसे पहले तो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा। एक्वायर से मतलब ऐसा नहीं कि उस पर उसको कुछ करना है, भाई जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी सीज की हुई है तो जाएगा, उसकी चाबियां वगैरह अपने अंडर में लेगा और उस प्रॉपर्टी को जाके देखना करना है जो भी है, और उसको अपने पोजीशन में लेने के बाद में, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लेने के बाद में, उसे वो किस तरह से मैनेज करेगा जैसी कंडीशंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देगी इस कंसर्न में। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों यहाँ पे रोल क्या आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की बात है, कंट्री के विद इन की बात नहीं। कंट्री के विद इन की बात होती तो जो हमारे कोर्ट है वही ऑर्डर दे देती, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो दूसरे कंट्री है तो उनसे थोड़े से रिलेशंस मेंटेन रखने पड़ते हैं। फिर थर्ड पॉइंट कहता है द एडमिनिस्ट्रेटर शैल ऑल्सो टेक सच मेजर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट टू डिस्पोज द प्रॉपर्टी विच इज फोरफिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन केस अगर उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने की बात आती है, वैसे तो जरूरत नहीं, पर डिस्पोज का मतलब क्या होता है? डिस्पोज का मतलब होता है उस प्रॉपर्टी को सेल कर देना, उस प्रॉपर्टी को समाप्त कर देना, किसी को ट्रांसफर कर देना, ये सब चीज़ ऑक्शन वगैरह कर देना। तो अगर उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने की सिचुएशन अराइज होती है तो उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी डायरेक्शंस होंगे उनको फॉलो किया जाएगा। तो 105F को आप मेनली याद किस चीज़ से रख सकते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सच प्रॉपर्टी के नाम से, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू द अटैच्ड प्रॉपर्टी के नाम से। ठीक है। सेक्शन 105G की तरफ हम बढ़ते हैं। नोटिस ऑफ फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इफ एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे। 105G पे हम आते हैं तो वो नोटिस की बात हो रही थी। If as a result of the inquiry, investigation or survey under section 105D the court has reason to believe that all or any of such properties are proceeds of crime, it may serve a notice upon such person। तो
अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है, फोरफीट की गई है, ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को हमने 105A में पढ़ा था डेफिनेशन को, क्या मीनिंग था? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एक्वायर की गई है किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के थ्रू, कोई क्रिमिनल एक्ट्स को परफॉर्म करके किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा क्या? उस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। कोई भी क्रिमिनल एक्ट करके जब प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाएगा तो उसको कहा जाएगा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो अगर कोर्ट को ये लगता है, इफ द कोर्ट हैज़ द रीजन टू बिलीव कि ये जो प्रॉपर्टी अटैच की गई, ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, देन द कोर्ट विल सर्व नोटिस अपॉन सच पर्सन कॉलिंग अपॉन हिम विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। तो फिर उस पर्सन को नोटिस भेजा जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी हमने अटैच कर दी है, आप विद इन अ 30 days पीरियड आइए और in the days specified in the notice to indicate the source of income, earnings or assets out of which or by means of which he has acquired such property। तो उसे नोटिस दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप कोर्ट में आके अपीयर हो, और अपीयर हो के आप बताओ कि इस प्रॉपर्टी का सोर्स क्या है, ये जो प्रॉपर्टी हमने अटैच की है इसका इनकम का सोर्स बताइए, इसका अर्निंग का सोर्स बताइए, आपके पास में ये पैसा कहाँ से आया है? क्योंकि हमें तो ये लग रहा है कि आपने ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से ली है, आपने किसी की फ्रॉड के थ्रू आपने ये एक्वायर कर ली है, किसी से आपने ना ये ब्राइबरी, रिश्वत में ये प्रॉपर्टी हासिल कर ली है, आपने किसी को डरा धमका के ज़बरदस्ती खाली करवा के हासिल कर ली है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करके खाली की है, हमें तो ये लग रहा है चोरी के पैसे से आपने इसको खरीदा है। अगर ऐसा सब नहीं है, आप कहते हैं कि ये आपकी लीगल प्रॉपर्टी है, अगर आप कहते हैं कि ये आपकी अपनी खुद की स्वयं अर्जित की गई आय से आपने इसको खरीदा है, सेल्फ ओन्ड इनकम से अगर आपने इसको खरीदा है, सेल्फ अर्न इनकम से अगर आपने इसको खरीदा है, तो आप अपना इनकम का सोर्स प्रेजेंट कीजिए कि देखिए साहब ये पिछले 10 साल से मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, हर साल मेरी ये इतनी इनकम होती है और ये मेरी सेविंग्स थी और इन सेविंग्स से मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है। वो प्रूफ करने के लिए उसको बुलाया जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो नोटिस ऑफ फोरफीचर में यही है कि वो कोर्ट क्या करेगी, जब उसको ये बिलीव हो रहा है कि हाँ ये प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम लग रही है, तो जिस पर्सन की वो प्रॉपर्टी, उस पर्सन को नोटिस भेजेगी कि आप आओ कोर्ट में विद इन 30 days पीरियड और आके बताइए इस प्रॉपर्टी का सोर्स ऑफ इनकम बताइए, कौन सी अर्निंग से, कौन से एसेट से आपने परचेज किए वो बताइए। या फिर आप कह रहे हैं कि हाँ मेरी ये पुश्तैनी संपत्ति थी, इसको बेच के जो पैसा आया था मैंने उससे खरीदी है, तो बताइए, वो प्रूफ दीजिए इस बात का। ठीक है। The evidence on which he relies and other relevant information and particulars, and to show cause why all or any of such properties as the case may be should not be declared to be। ठीक है। और उसके अलावा उनको क्या कहा जाएगा, उनको ये कारण बताने के लिए कहा जाएगा, टू शो द कॉज वाई this property should not be declared to be the proceeds of crime and forfeited to the central government। यानी कि आप इस बात का कारण बताइए कि क्यों ना हम इस संपत्ति को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मानते हुए केंद्र सरकार के अधीन दे दें। ये इसके ऊपर फिर आपका कोई इस पर राइट नहीं रह जाएगा, ये पूरी तरह से संपत्ति किसकी हो जाएगी, ये केंद्र सरकार की हो जाएगी, क्योंकि हमें ऐसा संदेह है कि आपने इस संपत्ति को किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज के थ्रू एक्वायर किया है। इस बात को उसको नोटिस देंगे। वेयर अ नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 टू एनी पर्सन स्पेसिफाइज एनी प्रॉपर्टी as being held on behalf of such person by any other person, a copy of the notice shall also be served upon such other person। किसकी बात कर रहा है भाई? कभी कभी क्या होता है, लोग एजेंट अपॉइंट कर देते हैं, केयर टेकर अपॉइंट कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है वो प्रॉपर्टी का ओनर एक है और उस प्रॉपर्टी को किसी और पर्सन के पोजीशन में उसने दे रखा है कि भी इसकी देख रेख के लिए आपको मैंने रख रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो नोटिस है ना, वो दोनों को दिया जाएगा, उस ओनर को भी देंगे और वो दूसरा जो पर्सन है उसको भी देंगे। ये बात लिखिए सबसेक्शन 2। ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो बोलिए। लास्ट सबसेक्शन देख लेते हैं, सेक्शन 105H। वैसे तो इस चैप्टर में सेक्शन 105L तक के हैं, लेकिन आज का हम CRPC में 105H लेंगे।
forfeiture of property in certain cases। अब कुछ अलग केसेस में किसी प्रॉपर्टी का फोरफीचर करना हो तो उसके बारे में क्या प्रोविजंस हैं वो यहाँ बता रहे हैं। ऊपर तो हमने सेक्शन 105D में तो किया ही था फोरफीचर, अभी यहाँ पे कुछ और अदर सर्टेन केसेस में बता रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसेक्शन 1, द कोर्ट मे आफ्टर कंसिडरिंग द एक्सप्लेनेशन if any to the show cause notice issued under section 105G and the material available before it and after giving to the person affected, and in the case where the person affected holds any property specified in the notice through any other person to such other person also a reasonable opportunity of being heard, by order record finding whether all or any of the properties in question are proceeds of crime। तो 105G में जो नोटिस दिया गया था और उस नोटिस में पर्सन को ये कहा गया था कि आप कोर्ट में आके 30 दिन के अंदर अंदर आप कोर्ट में आके और सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ अर्निंग प्रेजेंट करें और इस बात को का खंडन करें कि हम इस प्रॉपर्टी को क्यों ना जब्त करके और सरकार के अधीन दे दें, इस बात का आप खंडन करें। तो वो पर्सन कोर्ट में आएगा, कोर्ट में आके अपनी तरफ से कुछ एविडेंसेस प्रेजेंट करेगा, कुछ मटेरियल फैक्ट्स प्रेजेंट करेगा, अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेनेशन देगा और इन सारी बातों को कंसिडरेशन में लेने के बाद में, इन सारी बातों को कंसिडरेशन में लेने के बाद में और उस पर्सन को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद में, किस बात की, पूरी उसको सुने जाने की पूरी अपॉर्चुनिटी देने के बाद में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले की सुनना ही नहीं चाह रही कोर्ट, उस पर्सन को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाएगा और फाइनली द कोर्ट मे ऑर्डर रिकॉर्ड ऑफ फाइंडिंग। अब फिर कोर्ट को जो फाइनल डिसीजन देना है कि हाँ इसके तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स सही लग रहे हैं, इसका मतलब तो ये प्रॉपर्टी इसकी लीगल प्रॉपर्टी है, प्रोसीड ऑफ टाइम नहीं है, तो उसको रिलीज कर देगा। अदरवाइज कोर्ट उसमें मेंशन करेगा ऑर्डर में कि ये सारे जो इन्होंने प्रेजेंट किए ये फ्रॉड थे और इस प्रॉपर्टी को हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो बाय ऑर्डर रिकॉर्ड ऑफ फाइंडिंग वेदर ऑल और एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज। अब ये भी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि जितनी संपत्ति जब्त की गई पूरी की पूरी संपत्ति प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो सकता है आधी प्रॉपर्टी सही हो, आधी का ऐसा कुछ हो। तो आइदर वेदर ऑल और एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज इन क्वेश्चन आर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इस बात के ऊपर कोर्ट फाइनली अपना आफ्टर कंसिडरिंग द एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड बाय दैट पर्सन वो अपना फाइनल ऑर्डर देगा। कोर्ट 105H में कि इसको फाइनली फोरफिट किया ही जाना चाहिए, क्या इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाना चाहिए या ये लीगल है इसे वापस रिटर्न किया जाना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन अफेक्टेड does not appear before the court or represent in case before in within 30 days specified ex parte order can be issued। सीधी बात है भाई, 30 दिन का समय दिया, 30 दिन में अगर वो पर्सन आ जाता है, एक्सप्लेनेशन दे देता है, अच्छी बात है, उसकी बात सुन ली जाएगी और उसके बेसिस पे डिसीजन दिया जाएगा। 30 दिन में नहीं आता है, एक्स पार्टी ऑर्डर इशू किया जाएगा, यानी कि बिना उस व्यक्ति के भी उसके अगेंस्ट में एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो में से सिर्फ एक ही पार्टी अवेलेबल हो तो फिर भी डिसीजन दे दिया जाए उस पार्टी के फेवर में, वो चीज़ें आ जाती है, तो एक्स पार्टी ऑर्डर दिया जा सकेगा। सबसेक्शन 2 कहता है वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट सम ऑफ द प्रॉपर्टी रेफर्ड टू इन द शो कॉज नोटिस आर द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बट इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिकली सच प्रॉपर्टी, देन इट शैल बी लॉफुल फॉर द कोर्ट टू स्पेसिफाई द प्रॉपर्टीज विच to the best of its judgment are proceeds of crime and record a finding according to under the subsection 1। अब मान लीजिए लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी है, लंबी चौड़ी संपत्ति है, उसमें से उसने आधे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए, आधे प्रेजेंट नहीं किए, अब कोर्ट काफ़ी उसको बाइफरकेट नहीं कर पा रहा है कि इसमें से कितनी प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है और कितनी प्रॉपर्टी लीगल है। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट अपने हिसाब से अपने बेसिस पे रीजंस को मेंशन करते हुए और अपने बेसिस पे डिसीजन ले लेगा कि इसकी इतनी % प्रॉपर्टी को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम डिक्लेयर किया जा रहा है, बाकी की प्रॉपर्टी को इसको रिलीज किया जा रहा है, इस तरह से।
where a court records a finding under this section to the fact that any property is proceeds of crime, such property shall stand forfeited to the central government free from all encumbrances. अगर कोर्ट इस सेक्शन के अंडर में किसी प्रॉपर्टी को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम डिक्लेयर कर देती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के की हो जाएगी, उसके ऊपर से दूसरे किसी का भी ओनरशिप राइट खत्म हो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कैसी जाएगी? फ्री फ्रॉम ऑल एंकम्ब्रेंसेस। इस वर्ड का मतलब है उसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं रहेगा उस प्रॉपर्टी पे, उस प्रॉपर्टी में कोई हकदार नहीं होगा, उस प्रॉपर्टी में कोई लेनदार नहीं होगा, उस प्रॉपर्टी में कोई व्यक्ति आके ये नहीं कह सकेगा भी इसमें मेरा ये अधिकार है, ऐसा कुछ भी, किसी तरह के चार्ज से वो फ्री हो जाएगी, हर तरह के चार्ज से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जो चाहे वो करे, फिर पूरी तरह से फ्री हो जाएगी. Where any shares in a company stand forfeited to the central government under this section, then the company shall, notwithstanding anything contained in the Companies Act 1956 or the article of association of the company, forthwith register the central government as the transferee of such shares. तो अगर, क्योंकि प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो प्रॉपर्टी में शेयर्स भी आते हैं. आपको याद होगा सेक्शन 105A में जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, वहाँ पे प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी थी और उसमें लिखा था टेंजिबल इनटेंजिबल, मूवेबल इमूवेबल, कॉर्पोरल इनकॉर्पोरल, हर तरह की प्रॉपर्टी उसमें इंक्लूड की थी. एक बार दोबारा डेफिनेशन देख लेना आप. तो शेयर्स अगर कोई थे, वो शेयर्स भी ऐसे हो सकते हैं जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कंसिडर किए जा रहे हो, तो उन शेयर्स को भी क्या किया जा सकता है? फोरफिट किया जा सकता है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो कंपनी क्या करेगी? वो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को एज अ होल्डर ऑफ दो शेयर्स अपने रिकॉर्ड कर देगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. फोर्थविथ रजिस्टर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को एज अ ट्रांसफरी का मतलब होता है कि ये शेयर्स हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं. इसका मतलब क्या? उस कंपनी में उतना परसेंट शेयर होल्डिंग, उतना परसेंट ओनरशिप राइट सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा उस तारीख से. और बाकी उसके लिए कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस तो अप्लाई होंगे ही होंगे, या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में अगर कोई बातें लिखी हो तो. इतना खैर डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आपको समझना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो शेयर्स चले गए तो कंपनी उन शेयर्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी ट्रांसफर कर देगी ऑन द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेक्शन 105H तक तो हमने पढ़ा. रिमेनिंग के सेक्शंस हम अपनी कल की क्लास में कंटिन्यू रखेंगे. यहाँ तक अगर किसी के माइंड में कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं.